हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि है गेट 2026 के लिए, और ये है पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ न्यू क्वेश्चंस के ही। और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An enzyme of 50 kilodalton is added to a substrate solution in a molar ratio of 1:5. The concentration of the enzyme in the mixture is 15 mg per ml. What would be the corresponding substrate concentration? तो इसमें हमें enzyme given है, enzyme का weight, molecular weight जो कि है 50 kilodalton, और इसको हमने ऐड किया एक substrate solution में in the molar ratio of 1:5. The concentration हमें enzyme की given है 15 mg पर ml, और हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें जो हमारा कंसंट्रेशन दी हुई है एंजाइम की उसको कन्वर्ट करेंगे 15 mg पर ml को ग्राम पर लीटर में। तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है 1 mg पर ml इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर। मोलैरिटी का अगर हम एक्सपेंड करें फॉर्मूले को, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट जो कि होता है ग्राम में। ठीक है, यहाँ पे होता है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है हमारा ग्राम पर मोल में, इनटू वॉल्यूम जो कि हमारा होता है लीटर में। तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर दे ग्राम से ग्राम को, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी यूनिट मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऊपर लेंगे ग्राम पर लीटर वाला। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा ग्राम पर लीटर जो कि है हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन, वो है हमारी 15, और यहाँ पे हमारा आएगा मॉलिक्यूलर वेट जो कि है हमारा 50,000। अगर हम किलो डाल्टन को ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 50,000 इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 0.0003 मोल पर लीटर। अब रिलेशन होता है 1 मोल पर लीटर होते हैं 1000 मिलीमोलर। ठीक है, अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमने मोल पर लीटर को मिलीमोलर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 0.3 मिलीमोलर। अब हम देखते हैं, अब हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है जो जो एडिशन हुआ है वो मोलर रेशियो में हुआ है, वो है 1:5। मीन्स जो हमारा सबस्ट्रेट है वो 5 टाइम्स है एंजाइम के। तो जो हमारी कंसंट्रेशन है ये 0.3 मिलीमोलर, ठीक है, एंजाइम की, इसको हम 5 से इंटू कर देंगे जो कि हमारी आ गई 1.5 मिलीमोलर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, डेट इज 1.5 मिलीमोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following vesicles is required for transport of protein Golgi to endoplasmic reticulum? तो हमें बताना है कि कौन सी वेसिकल यूज होती है जब प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कराना होता है गोल्जी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कॉप1, सेकंड ऑप्शन है क्लैथरीन कोटेड वेसिकल, थर्ड ऑप्शन है कैबिलो कोटेड वेसिकल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉप2। तो करेक्ट आंसर है कॉप1। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लैथरीन, कॉप1 एंड कॉप2 प्रोटीन वेसिकल प्रोटीन्स के बारे में यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कॉप2 की, तो जो हमारा कॉप2 होता है वो क्या करता है, जो हमारे यहाँ ट्रांसगोल्जी, सॉरी कॉप2 की बात करें ना, कॉप2 से क्या होता है, वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम ईआर टू ईआर जीआईसी। ये होता है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, ईआर गोल्जी का। उसके बाद आता है हमारा सिस गोल्जी, उसके बाद आता है हमारा ट्रांस गोल्जी। तो जो कॉप2 का काम है, कॉप2 का काम ये होता है कि ईआर से ईआर जीआईसी तक लेके आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स तक लेके आता है। तो ये होता है हमारा कॉप2 का काम, डेट इज ER to ERGC एंड देन टू गोल्जी ऑपरेटर्स। अब हम करते हैं कॉप1 की बात। तो कॉप1 क्या करता है, अब यहाँ से प्रोटीन को लेके जाता है ईआर, या तो वो यहाँ गोल्जी से भी लेके जा सकता है ईआर जीआईसी तक, और फिर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट से ईआर तक, और या फिर वो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट से ईआर तक भी लेके जाता है। तो ये काम करता है हमारा कॉप1। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि ईआर से गोल्जी से ईआर तक के लिए कौन सा कॉप यूज होता है, वेसिकल यूज होता है। ठीक है, गोल्जी से ईआर तक। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉप1।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स की बात करें तो उनका बेसिकली रोल ये होता है जी, ये जो पिंक कलर में ये क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से वो उसको ट्रांसपोर्ट करें एंडोसोम में, एंडोसोम से लाइसोसोम में, और इनका फंक्शन ये भी होता है कि लाइसोसोम से एंडोसोम में, एंडोसोम से ट्रांसगोल्जी नेटवर्क, और एंडोसोम से यहाँ ये ट्रांसगोल्जी नेटवर्क से एंडोसोम, एंडोसोम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम, एंडोसोम से ट्रांसगोल्जी नेटवर्क। तो जो इनका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ये एंडोसोम, लाइसोसोम, ट्रांसगोल्जी नेटवर्क और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता रहता है और ये होता है क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स को यूज करके। तो मैंने कॉप 1 के अलावा आपको कॉप 2 और क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स का जो मेन फंक्शन है वो भी मेंशन कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन स्टार्च। स्टार्च में कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, अल्फा 1 4 अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 और बीटा 1 4 अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 और बीटा 1 4 अल्फा 1 6 या फिर अल्फा 1 4 बीटा 1 4 बीटा 1 6। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो दो कंपोनेंट्स का बना होता है, एक होता है हमारा अमाइलोज, एक दूसरा होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज जो होता है वो लीनियर चेन होती है और इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है हमारा अल्फा 1 4। अमाइलोपेक्टिन क्या होती है, ब्रांच चेन होती है, इसमें मेन चेन की जो लिंकेज होती है वो होती है अल्फा 1 4 और जो ब्रांच चेन की लिंकेज होती है वो होती है अल्फा 1 6। तो इसके बेसिस पे करेक्ट आंसर है हमारा अल्फा 1 4 अल्फा 1 4 तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर हम और पॉलीसेकेराइड्स की बात करें, ठीक है, तो जो स्टार्च होता है हमारा, स्टार्च वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 कौन गया, अल्फा 1 4। ठीक है, ग्लाइकोजन की बात करें तो उसमें होता है अल्फा 1 4 अल्फा 1 6। सेलुलोज की बात करें तो उसमें होता है बीटा 1 4 और काइटिन की बात करें तो इसमें होता है बीटा 1 4 और इसमें नैग रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अ रिएक्शन रिएक्टेंट X is converted into product Y, change in enthalpy is 7 kilojoule per mole and the change in entropy is 20 joule per K. The temperature at which this reaction becomes spontaneous is, ये बताना है हमें। सो जो हमारा इस क्वेश्चन में गिवन है, एक को रिएक्टेंट X वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट Y में, उसमें हमें चेंज इन एंथैल्पी गिवन है और चेंज इन एंट्रोपी भी गिवन है। हमें बताना है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ठीक है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जब होती है जब जो डेल्टा G जो होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, अब जब हमें वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जब जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो उस केस में हम डेल्टा G को 0 लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे डेल्टा H गिवन है, ठीक है, और डेल्टा S भी गिवन है। डेल्टा H हमने किलो जूल पर मोल को हमने कन्वर्ट कर लिया 7000 जूल पर मोल में। ठीक है, डेल्टा G को हमने 0 लिया है क्योंकि हमें वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने जो हमारा डेल्टा G है इसको हमने ले लिया है 0 और डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारा टेम्परेचर हो जाएगा T इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन में डेल्टा S। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 350 K। ठीक है, और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डेल्टा H है और डेल्टा S है ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो जो हमारी रिएक्शन है होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी 350 केल्विन के अबव।
सो इसका करेक्ट आंसर है 350 केल्विन। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज यू सेटअप अ पीसीआर रिएक्शन विद वन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ 500 बेस पेयर, नैनोग्राम ऑफ डीएनए प्रोड्यूस आफ्टर 30 साइकिल्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन विल बी। तो हमने एक पीसीआर का रिएक्शन लगाया, ठीक है, उसमें हमने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लिया 500 बेस पेयर का, ठीक है, साइकिल्स है हमारे पास इसमें 30, हमें नैनोग्राम ऑफ डीएनए कैलकुलेट करना है, मतलब डीएनए के अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक ये फॉर्मूला है, इसको हम एक्सपेंड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये एक इजी फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे बेस पेयर लेंथ में लिखना है, इनटू कर दिया सो 660 से, क्योंकि 660 होता है हमारा 660 डेल्टन होता है एक बेस पेयर का वेट, ठीक है। वो लिख दिया हमने। यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल मेंशन करनी होंगी 2 की पावर n में, और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर लिख दिया हमने, जो हमने एडजस्ट कर दिया फॉर नैनोग्राम, जो कि एडजस्ट करके आया 6.022 इंटू 10 की पावर 14। तो इसमें जस्ट अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे आपकी लेंथ आ जाएगी 500 बेस पेयर 500, और एन में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 साइकिल्स, और ये हमारा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 नैनोग्राम। सो इसका आंसर हमारा होगा 0.6 नैनोग्राम। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।